नमस्कार दोस्तों, मैं आपका वैभव आज आपके लिए लेके आया हूं हिस्ट्री का पार्ट 4। अभी तक हमने पार्ट 3 के अंदर डिस्कस किया था 1930 तक, जहां पर सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो चुका है। किस तरीके से सविनय अवज्ञा आंदोलन आगे बढ़ेगा उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। यदि आप डायरेक्टली इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी जिंदगी के साथ धोखा मत करिए। आप पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देखिए, वरना इस वीडियो में जो ये कनेक्शन हमने क्रिएट किया है वो कनेक्शन आपका ब्रेक हो जाएगा। और मैं इस वीडियो के एंड में आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जाऊंगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड में देखते हैं और आपको जानते हैं उसको, तो आपके लिए आपके एग्जाम्स में क्रैक करने में वो चीज काफी हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना हिस्ट्री का पोर्शन पार्ट 4। और जो लोग नए इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारी कहानी स्टार्ट होती है 1931 से। बात क्या हो रही थी कि 1930 के अंदर गांधी जी ने सीडीएम प्रारंभ किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ कर दिया। अब ये सविनय अवज्ञा आंदोलन धीरे धीरे करके मोमेंटम पकड़ने लगा था। अब ये मोमेंटम पकड़ने लगा और इसी टाइम पर 1930 के अंदर ही फर्स्ट आरटीसी गोलमेज सम्मेलन भी प्रारंभ हुआ, जिसका आईएनसी ने बहिष्कार कर दिया। और इसी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जहां मोहम्मद मुस्लिम लीग को एक मौका मिला और मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स की डिमांड ब्रिटिश सरकार के सामने रख दी कि अगर हमारे ये 14 पॉइंट्स माने जाएंगे तो मैं अपना कांग्रेस के साथ कोई सा भी टाई अप करने के लिए तैयार हूं। अब जब ये सीडीएम आगे बढ़ रहा था तो उसी टाइम पर क्या हुआ कि जो ये सीडीएम था ये अपना प्रचंड रूप धीरे धीरे लेने लग गया था। तो अब ब्रिटिश सरकार को लगा कि सीडीएम को हमें, सविनय अवज्ञा आंदोलन को हमें हर हालत में खत्म कराना चाहिए। तो जब उस टाइम पर खत्म कराने की बात आई तो उस टाइम पर जो हमारे वायसरॉय थे, वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड इरविन। ये गए गांधी जी के पास, बोले गांधी जी ऐसा करते एक समझौता कर लेते हैं। तो गांधी ने क्या समझौता करना है? गांधी ने बोला ये रही मेरी 11 डिमांड्स, इन डिमांड्स को मानो तो मैं आगे बात करूं, वरना घर बैठो। तो गए ठीक है, चलो ठीक है, आपकी हम 11 डिमांड्स देखते हैं क्या है, जो जो मैक्सिमम पॉसिबल होगी उन सबकी हम डिमांड मान लेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो जो ये गांधी इरविन समझौता हुआ, गांधी इरविन पैक्ट हुआ, इस पैक्ट को हम दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? दिल्ली पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। अब इस गांधी इरविन पैक्ट के अंदर जो ये पैक्ट हुआ, इसके अंदर क्या था? पहला तो इस इरविन बहुत चालू था, उन्होंने कहा ठीक है मैं आपकी 11 की 11 डिमांड मान लूंगा, पर ऐसा करो पहले मेरी भी कुछ सुन लो। उन्होंने कहा ठीक है सुनाओ। उन्होंने पहला तो आप सेकंड आरटीसी में आओ, जो सेकंड गोलमेज सम्मेलन था उसमें आप पार्टिसिपेशन करें, गांधी जी। तो उन्होंने चल ठीक है मान लेता हूं तेरी बात। फिर अब जब ये सब बातें ठीक है, मैं आपकी इतनी बात मान लेता हूं। और उन्होंने बोला कि अपने सीडीएम को, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसको खत्म कर दो। कहता मैं तो दो ही बात कह रहा हूं, मेरी ये बात मान लो, फिर मैं आपकी सारी बात मान लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। तो चलो भाई इन दोनों चीजों में समझौता होगा कि वो गांधी सेकंड आरटीसी को, सेकंड राउंड ऑफ गोलमेज सम्मेलन को ज्वाइन करेंगे और सीडीएम गांधी जी खत्म करेंगे। ठीक है भाई। तो गांधी जी ने क्या कहा? गांधी का ठीक है 1931 में गांधी जी ने सीडीएम को सस्पेंड कर दिया। क्या कर दिया? सस्पेंड कर दिया। अब गांधी जी ने कुछ डिमांडों में, इंपॉर्टेंट डिमांडें क्या थी? गांधी जी ने बोला कि तुमने जो भी मेरे पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन सबको तुम करो पहले रिहा। उन्होंने कहा ठीक है भाई कर देंगे। उन्होंने कहा कि भाई जो सॉल्ट पर टैक्स है और भी चीजें, सॉल्ट पर टैक्स हटाओ, एक्साइज ड्यूटी है जो कपास के ऊपर, वो सब चीजें हटाओ। और भी बहुत सारी डिमांडें थी जो हम बाद में आपसे डिस्कस करेंगे, जब हम डिटेल में इस गांधी इरविन समझौते को पढ़ेंगे तो हम आपसे बाद में डिस्कस करेंगे। तो वो सारी उन्होंने अपनी डिमांड इनसे मनवा ली। अब क्या हुआ, जब ये डिमांड मनवाई तो 5 मार्च के आसपास इनका ये समझौता हुआ और उन्होंने सीडीएम वापस ले लिया। अब कहानी ऐसे बढ़ रही थी धीरे धीरे करके आगे कि इससे, जैसे मैंने आपको बताया कि 1928 के अंदर एचएसआरए चल रही थी। एचएसआरए जब बन गई थी उसके बाद उन्होंने क्या, असेंबली बम केस भी हुआ था। असेंबली में बम फेंका था किसने? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फेंका था। तो अब जब बात ये चल रही थी तो उसी टाइम पर क्या हुआ, ये अनाउंस हो चुका था कि 23 मार्च 1931 को क्या होगा,
भगत सिंह और राजगुरु को क्या करा जाएगा, टू बी हैंग्ड, इनको लटकाया जाएगा। अब जब इनको फांसी की सजा दी जाएगी, इनको फांसी को लटकाया जाएगा। कब लटकाया, 23 मार्च को, और समझौता कब हो रहा है, 5 मार्च के आसपास। तो उस टाइम पर अगर गांधी जी चाहते, गांधी जी हिंसा के विरोधी थे, पर गांधी जी चाहते कि 23 मार्च को उनकी फांसी रुक जाए और इनको आजीवन कारावास वगैरह कुछ भी ऐसी चीज सजा दिला के इनकी फांसी रुकवा सकते थे, तो वो काम कर सकते थे। परंतु गांधी जी ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से गांधी जी को आज भी क्रिटिसाइज किया जाता है। और इस चीज के लिए बोला जाता है कि जब गांधी जी के पास इतना अच्छा मौका था, जब गांधी इरविन पैक्ट हो रहा था, जब इरविन आपकी सारी बातें मानने को राजी हो गया था, तो आपने क्यों नहीं इस 23 मार्च को भगत सिंह और राजगुरु की फांसी रुकवाई थी, जबकि सारी चीजें आपके हाथ में थी। तो इस चीज को लेकर गांधी जी का आज तक बहुत विरोध होता रहा है और होता रहेगा, जैसा मुझे लगता है। तो ये सब चीजें होने के बाद गांधी जी ने सेकेंड राउंड ऑफ गोलमेज सम्मेलन को ज्वाइन किया। अच्छा, अब क्या चल रहा था, जब गांधी जी सेकेंड राउंड ऑफ सेकेंड आरटीसी के अंदर जब गांधी जी गए, तो क्या था कि वहां पर बी आर अंबेडकर भी थे। अच्छा, एक चीज आप याद रखो, बी आर अंबेडकर इज द ओनली पर्सन जिन्होंने 3 आरटीसी में पार्टिसिपेट किया है। तो हर तीनों आरटीसी के अंदर, गोलमेज सम्मेलनों के अंदर गए, बी आर अंबेडकर इज द ओनली पर्सन। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां पर बात करी कि मुझे सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए डिप्रेस्ड क्लास के लिए। यह गांधी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था। तो गांधी जी ने इस बात पे इनका अपोज किया कि नहीं, हम सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे, डिप्रेस्ड क्लास को नहीं देंगे। हम ये चाहेंगे कि वो डिप्रेस्ड क्लास मेन स्ट्रीम में आ जाए और मेन स्ट्रीम के साथ आगे बढ़े। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर गांधी जी और अंबेडकर में एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना स्टार्ट हो गया कि ये जब पूरी कहानी चल रही है, कब चल रही है, ये चल रही है 1931 के अंदर, जहां पर इन दोनों के बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट हम नहीं देंगे आपको। चलो भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। ठीक है, मैं इसको पूरा रब कर रहा हूं, किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना समझने के लिए तो वो ले सकता है। तो अब क्या कहानी चलने लगी थी कि अब ये बात होने लगी कि मैं इस कराची सेशन को आपको अभी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा, कराची सेशन को थोड़े रुकते हैं। जब सेकंड आरटीसी के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया अंबेडकर और गांधी जी के बीच में कि भाई सेपरेट इलेक्टोरेट हम नहीं देंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट इज नॉट आपकी जायज डिमांड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो कम्युनल एंगल क्रिएट कर रखा है ब्रिटिश सरकार ने सेपरेट इलेक्टोरेट देके 1909 के अंदर मुस्लिम लीग के लिए, मुस्लिम्स के लिए, तो वो वैसे ही एक हर्डल बन चुका है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लड़ाई में। तो अब क्या हुआ, ब्रिटिश कहां इतने से शांत बैठने वाले थे। तो उस टाइम पर क्या था, 1932 में मैकडोनल्ड जो थे वो थे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश पीएम। अब इन्होंने क्या गेम खेला कि भाई ब्रिटिश तो सीधा सीधा ये कर रहे थे कि डिवाइड एंड रूल। पहला तो हिंदू मुस्लिम किया, मुस्लिम्स को अलग किया, हिंदू को अलग किया। अब इन्होंने क्या करने लगे, अब ये बाइफरकेट करने लगे हिंदुओं के अंदर भी, क्या कि दलितों के लिए अलग सेपरेट इलेक्टोरेट, सिखों के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग करके इस तरीके से सेपरेट इलेक्टोरेट करने लगे। अब इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट इन्होंने मुस्लिम्स के लिए ज्यादा किया। मुस्लिम्स के लिए क्या किया इन्होंने कि जो माइनॉरिटी मुस्लिम्स थे, जहां पर पॉपुलेशन माइनॉरिटी में थी मुस्लिम्स की, उनको ज्यादा वेटेज दी और उनकी सीट्स को डबल कर दिया। और जहां पर मेजॉरिटी में थे वहां पर नॉर्मल सेपरेट इलेक्टोरेट जो चल रहा था वो उन्होंने चलने दिया। तो अब इससे क्या हुआ कि जो सीट्स का डिसबैलेंस होने, समाज में सीट्स डिसबैलेंस होने, लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर सीट्स का डिसबैलेंस होने लग गया, जो कि असेंबली के अंदर बहुत ही ज्यादा एक हर्डल बन रहा था भारतीयों के लिए। अब क्या होने लगा कि जब ये ब्रिटिश संप्रदाय ये अवार्ड दिया गया, अवार्ड का अनाउंसमेंट किया, अवार्ड दिया गया, इस तरीके से काम चल रहा था, तो गांधी जी को बहुत, भाई गांधी जी बिल्कुल सातवें आसमान पे थे, तुम कर क्या रहे हो। अब जब ये कहानी चल रही है 1932 में, ये गांधी जी कब गए, 1931 में। अब जब ये उनको पता चला कि ये आरटीसी में बात बनी नहीं, तो उन्होंने इसका फिर अब बहिष्कार करना शुरू कर दिया कि नहीं, अब मेरे को मजा नहीं आया। तो ये 1931 के बाद, ये दिसंबर में खत्म हुआ है, तो 32 में आए इंडिया के अंदर, और फिर इन्होंने दोबारा से सीडीएम चालू कर दिया, सीडीएम स्टार्ट अगेन। ठीक है, यहां पर जब सीडीएम स्टार्ट अगेन हो गया
और ये कहानी चल रही है। तो जब ये इंडिया में आए गांधी जी, इनको आते ही धर लिया, इनको आते ही यहां अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट किया कहां पे? यदरवा जेल के अंदर। यदरवा जेल के अंदर इनको अरेस्ट कर लिया गया। क्यों? क्योंकि अगर गांधी जी आगे पब्लिक डोमेन में आके सीडीएम को दोबारा एक तरह से अनाउंस कर देते तो क्या होता कि फिर पूरे देश में वही कहानी स्टार्ट हो जाती। तो ब्रिटिश सरकार ये नहीं चाहती थी कि वो दोबारा से कहानी स्टार्ट हो। तो अब जो ये सीडीएम स्टार्ट हुआ था ये विदाउट गांधी जी हो गया, विदाउट गांधी जी अब ये सीडीएम चल रहा था। आज जब ये सीडीएम विदाउट गांधी जी चलने लगा तो इसमें ज्यादा दम तो बची नहीं, तो उनको पता था कि ये सीडीएम धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। और इसी टाइम पर क्या किया ब्रिटिश सरकार, इन्होंने बोल दिया कांग्रेस भी एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन है, कांग्रेस इज इलीगल। मतलब जिस कांग्रेस को अंग्रेजों ने, गोरों ने बनाया, उसी को क्या कह दिया? इलीगल कह दिया। तो जितने भी इसके लीडर्स थे उनको भी लाके अरेस्ट करने लगे। तो इस तरीके से क्या होने लगा कि सीडीएम को धीरे धीरे करके बिल्कुल खराब कर दिया और बेकार कर दिया। 1933 के अंदर फाइनली सीडीएम को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि जब पूरे आंदोलन के अंदर कोई बात ही नहीं रही, कुछ भी नहीं रहा, तो भाई लोग करेंगे क्या? क्योंकि जो आम जनता है, आम लोग हैं, वो तो भाई गांधी जी का चेहरा देख के, गांधी जी को एज ए लीडर समझ के उस सीडीएम में कूद पड़ते हैं, भाई एक आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं। तो अब उसको फाइनली 1933 के अंदर सस्पेंड कर दिया गया। पर अब क्या हो रहा था, जब गांधी जी 1932 के अंदर कहां थे? यदरवा जेल के अंदर थे। अब गांधी जी सबसे ज्यादा दुखी किससे हो रहे थे? क्योंकि उनकी अपनी हरिजन ऑर्गेनाइजेशन भी थी, है ना, हरिजन समाज के लिए वो बहुत काम करते थे, सब चीज थी। तो यहां पर आके गांधी जी बड़ा भाई दुखी होने लगे कि ये हो क्या रहा है। तो उन्होंने, गांधी जी ने क्या, एक हरिजन सेवक संघ भी बनाया था, हरिजन सेवक संघ भी बनाया। तो अब कुछ ना कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए, कोई भी चीज ऐसी निकाली जाए कि भाई कहीं ना कहीं करके इन दोनों के बीच, गांधी जी और अंबेडकर के बीच, अंबेडकर भी एक भाई बड़ी चीज थे उस टाइम पर। बाबा साहब को ऐसे ही नहीं समझा जाता, गांधी जी का ऑब्वियसली वर्चस्व बहुत ऊपर था, पर हाँ अंबेडकर भी डिप्रेस्ड क्लास के लिए, डिप्रेस्ड क्लास के गांधी जी ही हुआ करते थे। तो अब क्या हुआ, अंबेडकर और उनके बीच में सुलह कराने के लिए एक समझौता कराया गया। वो समझौता जाना गया पूना पैक्ट के नाम से। अब समझौता कैसे कराया? गांधी जी तो बैठे जेल में, है ना। तो गांधी जी की जगह पे कौन गए? मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय गए और बोला अंबेडकर जी से, एज अ रिप्रेजेंटेटिव गए, किसके? गांधी जी के, क्योंकि गांधी जी थे नहीं। तो अंबेडकर के पास गए और उन्होंने एक पूना पैक्ट किया। इस पूना पैक्ट के अंदर क्या किया? उन्होंने कहा कि ठीक है, हम सेपरेट इलेक्टोरेट तो नहीं देंगे, क्योंकि गांधी जी की डिमांड थी कि सेपरेट इलेक्टोरेट समाज में विभाजन का काम करता है, हम समाज को विभाजित नहीं होने देंगे। आपको डिप्रेस क्लास की चिंता है, मुझे भी चिंता है, तो ऐसा करते हैं, जो रिजर्व सीटें हैं, जो उनकी 71 सीटें थी, उनको बढ़ाकर लगभग 142 के आसपास उन सीट्स को बढ़ाकर कर दिया गया कि भाई अब आप, ठीक है, आपकी जो कम सीटें थी, अब आपको ज्यादा सीटें रिजर्व कर दी, जो स्पेसिफिकली डिप्रेस्ड क्लास के लिए रहेंगी। आप बिल्कुल इलेक्शन लड़िए और जीतिए, और आपकी वो सीटें आपके लिए ही रहेंगी और कोई भी उन सीटों पर नहीं लड़ सकता। अम्बेडकर भी राजी कि ठीक है भाई। अल्टीमेटली उनका जो था रीजनिंग, उनकी रीजनिंग थी कि भाई जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो दबा तबका है, जो डिप्रेस्ड क्लास है, उसको हमें लेजिस्लेटिव असेंबली में पहुंचाना है और भाई उनकी बातों को, उनकी दिक्कतों को समाज के सामने रखना है। तो जब तक उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा, तब तक उनकी बातों को, उनकी चीजों को कैसे समाज के सामने रखा जाएगा। तो इसलिए ये पूना पैक्ट काफी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, अब थर्ड आरटीसी आई। थर्ड आरटीसी के अंदर क्या? कांग्रेस ने फिर वही बहिष्कार। क्यों? कांग्रेस को तो वैसे भी इलीगल बता दिया। सेकंड आरटीसी में देखे देखा था कि फालतू के काम है। तो इसमें भी सिर्फ कौन गया? केवल बी आर अम्बेडकर थे, और बाकी अलग अम्बेडकर हो गए, मुस्लिम लीग वगैरह, इन सब लोगों ने थर्ड आरटीसी के अंदर चले गए। अब जो थर्ड आरटीसी थी, वहां पर मुस्लिम लीग के एक बंदे थे, रहमत अली। रहमत मतलब मुस्लिम लीग को तो ये समझ लो बहुत बढ़िया मौका मिला गोलमेज सम्मेलनों में। रहमत अली थे, इन्होंने एक टर्म कॉइन किया जो आज भारत के लिए गले की हड्डी बना हुआ है। क्या? पाकिस्तान। क्या एक टर्म कॉइन किया? पाकिस्तान टर्म को इन्होंने सबसे पहले यहां पर यूज किया। कहां पर यूज किया? थर्ड गोलमेज सम्मेलन के अंदर। पहले के अंदर निर्णय ने अपने 14 पॉइंट दे दिए कि हमारी ये बातें मानो। तीसरे के अंदर उन्होंने कह दी हम पाकिस्तान नाम की एक एंटिटी, एक देश बनाना चाहते हैं, हमारे इस देश का पार्टीशन कर दो। तो यहां तक ये सारी बातें चल रही थी। अब आते हैं कराची सेशन पे। कराची सेशन हुआ 1931 के अंदर। कब हुआ? 1931 के अंदर। इस सेशन को क्या, इस सेशन को प्रेसाइड किया किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अच्छा, इस सेशन के अंदर क्या था? फंडामेंटल राइट
और फंडामेंटल ड्यूटीज कुछ प्रेस्क्राइब की गई कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज, फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको आप मानो और ये चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग इनको इनकॉर्पोरेट करेंगे। और इन्होंने जो कराची सेशन था उसमें बहुत अच्छा काम किया था, इकोनॉमिक और सोशल, इकोनॉमिक एंड सोशल प्रोग्राम दिया था एक, ठीक है ना, आर्थिक और सामाजिक एक प्रोग्राम दिया कि इस तरीके से हमारे देश को आगे चलना चाहिए और इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं आगे इसको रब करता हूं। तो अब कहानी कैसे चलती है, हमने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अब क्या बात है, जब 1932 के अंदर ये आरटीसी हो गई, उसके बाद क्या हुआ, इस आरटीसी के तहत एक चीज निकल के आई जिसको हम श्वेत पत्र घोषणा बोलते हैं या फिर व्हाइट पेपर डिक्लेरेशन बोलते हैं। बेसिकली व्हाइट पेपर डिक्लेरेशन क्या थी, जो थर्ड आरटीसी थी हमारी, थर्ड आरटीसी के बेसिस पर इन्होंने एक कमेटी फॉर्म कर दी, इन्होंने ब्रिटिश सरकार ने, ये एक कमेटी है, ये आगे लिए आपके लिए काम करेगी और इस कमेटी के से एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 बना दिया गया कि ये श्वेत पत्र घोषणा पत्र में कहा कि एक कमेटी बनाई जाएगी, वो कमेटी से ये एक्ट बना दिया गया। ये एक्ट क्या है, बेसिकली साइमन कमीशन की रिपोर्ट्स पर ही काफी कुछ से आधारित है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट हम याद रखेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया, 1935 के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। अब क्या चलने लगा है, अब कहानी 1935 से धीरे धीरे शांत सी रही। अब आप एक चीज समझो, 1938 के अंदर कांग्रेस का सेशन हुआ, उसको प्रिसाइड किसने किया, उसको प्रिसाइड किया सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। अब क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस बेसिकली थोड़े से एक्सट्रीमिस्ट साइड के बंदे थे, ठीक है ना। तो गांधी जी थे बिल्कुल सोशलिस्ट। अब क्या हो रहा था, क्योंकि मोतीलाल नेहरू भी अपने आप में बड़ी एंटिटी थी, उनके लड़के जवाहरलाल नेहरू भी एक तरीके से अच्छी एंटिटी में आते थे। वो माना जाता था कि हाँ वो सोशलिस्ट नेचर के, गांधी जी उनको काफी पसंद करते थे। सुभाष चंद्र बोस क्या थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट साइड में थे, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि 1938 में ये सब प्रेसिडेंट बन गए, कुछ चीजें थोड़ी कहा सुनी भाई सेशंस में होती है। तो 1939 में क्या सेशन आया दोबारा, अब यहां पर गांधी जी थोड़े से अड़ गए। तो यहां पर स्टार्ट हुआ गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस का कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, गांधी जी ने कहा कि नहीं सुभाष तुम इस बार खड़े मत हो, इस तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि पूरी जो मैं सोशलिस्ट मूवमेंट चलाना चाहता हूं वो इस तरीके से बन नहीं पाएगा, तुम थोड़े हिंसावादी और एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसीज के हो, तो तुम मत लड़ो, इस बार मेरे बंदे को इसको खड़ा हो जाने दो। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि नहीं, इस देश का जो स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई है हम सब मिलकर लड़ रहे हैं और हम सब करेंगे, बशर्ते सुभाष चंद्र बोस जो थे वो गांधी जी की बहुत रेस्पेक्ट करते थे। मतलब गांधी जी को एज अ जो बापू नाम की उपाधि है वो भी सुभाष चंद्र बोस ने ही दी है। तो गांधी जी को फादर लाइक माना जाता था उस टाइम पर, और मानते थे। तो उस टाइम पर क्या हुआ कि जो त्रिपुरी है, जो त्रिपुरी सेशन, अभी त्रिपुरी पहले तो बताओ कहां, त्रिपुरी है जबलपुर के पास, कहा जबलपुर कहा, एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है ना। तो अब यहां पे ये सेशन हो रहा है। तो अब क्या हुआ, गांधी जी ने कहा कि नहीं, तो अब दो लोग खड़े हुए, एक तो सुभाष चंद्र बोस हो गए खुद रीइलेक्ट करने के लिए, और एक इन्होंने कर दिया मौलाना अबुल कलाम आजाद को, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है ना। ये क्या, ये गांधी जी के बंदे हो गए, एक तरह से गांधी जी की सपोर्ट थी इनको, और ये सेल लड़ रहे थे। और मजे की बात ये हुई कि इस लड़ाई में सुभाष चंद्र बोस जीत गए, मतलब जो ये इलेक्शन हुआ इसमें सुभाष चंद्र बोस जीत गए और मौलाना अबुल कलाम आजाद हार गए। पर क्योंकि महात्मा गांधी को इस देश का हमेशा से फादर माना गया, बापू माना गया, सुभाष चंद्र बोस उनकी रेस्पेक्ट करते थे, तो इस वजह से एथिकली सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दिया। और उस टाइम पर जो त्रिपुरी सेशन हुआ उस टाइम को प्रिसाइड किसने किया, उस टाइम पर प्रेसिडेंट जो बने वो बने पिटाभी सीतारमैया, पिटाभी सीतारमैया। ये क्या है, अब मैं ये नाम आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो इवेंट है, जो ये प्रेसिडेंटशिप है, ये पेपर में क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि जनरली क्या लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस तो जीत गए थे, मौलाना अबुल कलाम
आजाद हार गए थे, तो भाई हारे हुए इंसान को दोबारा बनाना एक अच्छा सिंबल नहीं है। तो कांग्रेस ने दोबारा डिसाइड करके पिटावी सीतारामैया को वहां का कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया, और सुभाष चंद्र बोस ने वहां से कांग्रेस छोड़ी और बाद में जाके अपना एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया कि क्या किया। यहां पर सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उस टाइम पर प्रेसिडेंट कौन बने? पिटाभी सीतारामैया प्रेसिडेंट बन गए। चलिए, अब क्या चल रहा है इस देश के अंदर? अब इस देश में क्या हुआ? अब आता है 1940 के अंदर अगस्त प्रस्ताव, और उसके बाद स्टार्ट हुआ, ये यहां पर गलत लिख गया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं है, ये इंडिविजुअल सत्याग्रह है ना, इसको क्या सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं है, ये गलत है यहां पे, ठीक है ना, इसको काट देंगे। तो जो अगस्त प्रस्ताव था, अगस्त ऑफर था, उसमें क्या हुआ? ये अगस्त पहले तो क्या हुआ कि इस टाइम पर कांग्रेस का आईएनसी का जो सेशन हो रहा था, वो आईएनसी का सेशन होता था रामगढ़ के अंदर। ये जगह कहां है? ये है बिहार के अंदर, ठीक है ना। अब इस रामगढ़ के अंदर जब ये सेशन हो रहा था, तो इस टाइम पे आपको पता होना चाहिए 1939 से सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका है। 1939 में वर्ल्ड वॉर चालू हो चुका है वर्ल्ड लेवल पे, ठीक है ना। तो इस समय ब्रिटेन की सरकार को ह्यूमन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज सबकी जरूरत है। अब अगर उसको इसकी जरूरत है, इसको भारतीय लोगों को वॉर में ले जाना है अपने साथ, अपनी तरफ से लड़ाने के लिए, तो भाई आईएनसी को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा। इन्होंने किया, उस टाइम पर जो वायसरॉय थे वो थे लिन लिथगो। कौन थे? लिन लिथगो। ये भाई साहब आए, इन्होंने कहा सुनो कांग्रेस वालों, इन्होंने अपने एक प्रस्ताव दिया। इन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा करो, अभी तुम हमें सपोर्ट करो, किसमें? वॉर में, और अपने सैनिकों से बोलो कि भाई वो लोग लड़ने जाएं, और ऐसा माहौल बनाओ, गांधी जी को बोलो कि भाई हमारे लिए आह्वान कर दें और कॉपरेशन करें, कि हम हमारे वॉर में कॉपरेशन करें, ताकि हम लोग वॉर जीत पाए। फिर हम उसके बाद क्या करेंगे? आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे। डोमिनियन स्टेटस दे देंगे मतलब आपको बना देंगे कि हाँ आप स्वतंत्र भारत है, पर राज हम करेंगे, मतलब प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट सब हमारा होगा, नीचे सरकार आप बना लो, कुछ भी कर लो। तो इसका फायदा क्या है कि भाई जब नीचे सरकार वाली, आपके अल्टीमेट डिसीजन तो आप ही लोगे ना, मना कर दोगे तो हमारा तो कोई बिल पास ही नहीं हो पाएगा। तो हमने कहा हम डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, आप इस चीज को मान लो, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना देंगे आपके लिए, लॉ आप बना लेना ना, पास करते रहना। तो भाई आईएनसी बोली कि क्या सीन है, ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं, हम तो पूर्ण स्वराज की बात करते हैं और आप हमें डोमिनियन स्टेटस दे रहे हो खाली, ना इसमें नहीं चलेगा। अच्छा, क्योंकि अब आप ये चीज समझो, मुस्लिम लीग को मिल रहे हैं यहां मौके, मुस्लिम लीग की तो बल्ले बल्ले हो रही है। क्यों बल्ले बल्ले हो रही है? गोलमेज सम्मेलनों में पहले 14 पॉइंट दिए, फिर उन्होंने बोला पाकिस्तान टर्म का बात करी, तो उन्होंने कहा कोई सा भी समझौता अगर होगा तो हम सीधी पार्टीशन की बात करेंगे, अब हमें चाहिए पार्टीशन, अब हमें चाहिए पाकिस्तान, जब तक पाकिस्तान से नीचे पे हम किसी में बात नहीं करेंगे, अब बात ही मत करो। तो जो मुस्लिम लीग थी, तो मुस्लिम लीग ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। उसने बोला हम नहीं एक्सेप्ट करते, हमें चाहिए पार्टीशन और हमारा चाहिए पाकिस्तान, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। कांग्रेस को तो वैसे ही नहीं एक्सेप्ट करना था, क्योंकि उसने तो ऑलरेडी पूर्ण स्वराज की बात कर रखी थी 1930 से, वो इसी दम पर चल रहे थे कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। अब 10 साल बाद आके आप कहते हो कि नहीं हम आपको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दे देंगे, तो इससे काम नहीं चलेगा। तो इस तरीके से हिसाब किताब वहां पर उनका चला नहीं। तो अब क्या होने लगा? अब ये चीज होने लगी कि अब लोगों ने, क्योंकि भाई अब धीरे धीरे एक टाइम हो गया, गांधी जी क्या करते थे, पहले गांधी जी की स्ट्रेटेजी अलग थी, वो पहले मोमेंटम बनाते थे, हर 10-10 साल बाद लेके आए। क्यों? पहले आदमी थक भी जाता है ना, एक साथ बहुत लंबे आंदोलन में कोई भी इंसान नहीं रह सकता। जब एक गैप हो गया, उसके बाद फिर अब गांधी जी को आने से पहले ही क्या हुआ, एक इंडिविजुअल सत्याग्रह शुरू हुआ। मतलब लोगों ने सोचा कि हम अपने अपने लेवल पे स्टार्ट करते हैं सत्याग्रह, देखो शायद कुछ हो जाए। तो इंडिविजुअल लेवल पे जब एक सत्याग्रह चालू हुआ, तो सबसे पहले सत्याग्रही कौन थे? वो थे विनोबा भावे। विनोबा भावे ये फर्स्ट सत्याग्रही थे। उसके बाद कौन थे? उसके बाद जवाहरलाल नेहरू। ये तब भाई साहब हर जगह घुस जाते हैं। मैं कहा ठीक है चलो हम भी करेंगे। तो इस तरीके से दोनों ये इंडिविजुअल सत्याग्रह थे, ये कुछ बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा। इसके आगे शुरू होगा क्विट इंडिया मूवमेंट, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, और भारत को आजाद कराएंगे, 1947 तक ले जाएंगे अगले लेक्चर में। तो ठीक है, अगर आपको आपका चैनल आपको आज का ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।